नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे कांग्रेस के तुष्टीकरण की जर्नी पे। धर्म के नाम पर देश का बंटवारा कर पाकिस्तान बना लेने के बाद भी हिंदुस्तान में बड़ी संख्या में मुसलमान रह ही गए। उनका यहां रहना हिंदुस्तान से प्रेम या लगाव की वजह से नहीं था, बल्कि उस योजना से था जिसमें हिंदुस्तान पर फिर से मुस्लिम आधिपत्य को स्थापित करना था। हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने का प्रयास कोई आज की कहानी नहीं है, बल्कि यह कहानी दशकों पुरानी है। यह कहानी एक धारावाहिक की तरह समय समय पर नेहरू कैबिनेट के फैसले, सोनिया मनमोहन काल की घोषणाएं और राहुल गांधी काल के न्याय पत्र में दिखती रही है। कांग्रेस शासित 3 राज्यों में मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देने की केवल घोषणा ही नहीं की गई थी, बल्कि इसका नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया था। तब जाकर के यह कहीं रुक पाया था। लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों के प्रति अपनी कमिटमेंट कभी नहीं छोड़ी। 2024 के घोषणा पत्र में भी कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय आरक्षण की प्रतिशत की सीमा को खत्म करने का वादा किया है। संपत्ति का हिसाब लेने के बाद इसे मुसलमानों के बीच बांटने की बात पर हम पहले भी बहुत चर्चा कर चुके हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी बहुत बार इसको बोल रहे हैं और लगातार जब तक चुनाव होंगे तब तक इस पर चर्चा चलती ही रहेगी। आज हम मुस्लिम आरक्षण को लेकर कांग्रेस के तुष्टीकरण के इतिहास के कुछ ऐसे पन्नों को पलटेंगे और उनसे पर्दा उठाएंगे जो अब तक हमसे छिपा कर रखे गए। 1968 में नेहरू कैबिनेट के मंत्री एनवी गाडगिल ने अपनी पुस्तक गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में नेहरू लियाकत पैक्ट का जिक्र करते हुए बताया कि पैक्ट से पहले ड्राफ्ट में नेहरू ने लियाकत अली खान के कहने पर कैसे मुसलमानों को सरकारी नौकरियों और प्रतिनिधि निकायों के सभी चुनावों में मुसलमानों को आरक्षण देने की कोशिश की थी, जिसे तब के पीडब्ल्यूडी मंत्री एनवी गाडगिल ने प्रखर विरोध किया था। और उनके प्रखर विरोध, सरदार पटेल की सूझबूझ और गोपालास्वामी अयंगर की ड्राफ्टिंग के कारण नेहरू को इस प्रस्ताव को वापस लेना पड़ा था। गाडगिल अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि विरोध के कारण नेहरू काफी नाराज थे। उन्होंने कैबिनेट से कहा था कि लियाकत अली को उन्होंने इसके लिए अपना कमिटमेंट दिया हुआ है। इस पर गाडगिल ने कहा कि अपने कैबिनेट के अप्रूवल के बाद ही तो इसे लागू करने की बात कही होगी और कैबिनेट इसे अप्रूव नहीं कर रहा है। यानी गाडगिल के प्रखर विरोध के कारण ही यह जो मुस्लिम को आरक्षण देने की बात कही जा रही थी, केवल नौकरियों में ही नहीं बल्कि लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भी मुस्लिमों को आबादी के हिसाब से आरक्षण देने की बात कही जाने की कोशिश की गई थी। दूसरे दिन गोपालास्वामी अयंगर ने नया ड्राफ्ट तैयार किया जिसमें मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात को हटा दिया गया था। फिर नेहरू और लियाकत अली खान के बीच में संधि पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। यह संधि भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान में अल्पसंख्यकों के अधिकार की गारंटी देने और उनके बीच युद्ध को रोकने के लिए की गई थी। लेकिन पाकिस्तान ने इस संधि के प्रावधानों को अपने यहाँ लागू ही नहीं किया, जिसके कारण पाकिस्तान के अल्पसंख्यक हिंदू हिंसा और जबरन धन परिवर्तन के शिकार होते रहे और 23% से घटकर 2024 में 3% पर रह गए, जिसके कारण ही मोदी सरकार को आज पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं को नागरिकता देने के लिए CAA यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, यानी जो सिटीजन एक्ट था उसमें अमेंडमेंट करना पड़ा और उसे भारत का नागरिक बनाने के लिए अभी हाल ही में नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है। जनसंघ और बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस समझौते का विरोध करते हुए नेहरू कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि क्या कांग्रेस हिंदुस्तान में मुस्लिम लीग का एजेंडा चलाना चाहती है? क्या मुस्लिमों को आरक्षण देकर कांग्रेस दलितों और पिछड़े वर्गों का हक छीनना चाहती है? क्या कांग्रेस हिंदुस्तान में फिर से लाना चाहती है मुगलिया शासन? करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे मैं आपका परिचय करवाऊंगा। लेकिन पहले इस पूरे तामझाम पे हमने एक छोटी सी रिपोर्ट तैयार की है, उस रिपोर्ट को देखते हैं, सुनते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय करवाएंगे और फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। कर्नाटक में ओबीसी के अंतर्गत में एक अलग कैटेगरी बनाकर मुसलमानों को आरक्षण देना और अपने घोषणा पत्र में इसे पूरे देश में लागू करने का वादा करना कांग्रेस के तुष्टीकरण वाले उस वास्तविक राजनीतिक चरित्र को एक बार फिर से उजागर करता है, जिसके स्तंभ पर टिकी कांग्रेस सालों से अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, जो साल 1950 में ही मुसलमानों को आरक्षण देने के प्रयास में जुटी हुई है।
जिसका खुलासा तत्कालीन पीडब्ल्यूडी मंत्री एनबी गाडगिल ने अपने प्रसिद्ध पुस्तक गवर्नमेंट फ्रॉम इनसाइड में किया था, जिसमें उन्होंने नेहरू और तब के पाकिस्तानी प्रधानमंत्री लियाकत अली के बीच हुए समझौते का जिक्र करते हुए साफ और स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि आखिर कैसे लियाकत अली के कहने पर नेहरू भारत में मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए तैयार हो गए थे। यही नहीं, उस समझौते पर नेहरू ने एक ड्राफ्ट भी तैयार करवाया था, जिसमें भारतीय मुसलमानों को नौकरी और चुनावों में आरक्षण देने की बात कही गई थी। यही नहीं, ड्राफ्ट में कई मुस्लिम सीटें बनाने का भी वादा किया गया था, जिस पर मुस्लिम उम्मीदवार ही खड़ा हो सकता था और उस सीट पर वोट डालने का अधिकार भी सिर्फ मुसलमानों को ही होता। उस ड्राफ्ट में ये व्यवस्था पंचायत से लेकर लोकसभा तक में करने की बात शामिल थी, लेकिन उस समय मंत्रिमंडल में शामिल सरदार पटेल की समझदारी और एनबी गाडगिल की बगावत की वजह से मुसलमानों को आरक्षण देने का नेहरू का सपना चकनाचूर हो गया। लेकिन आज के समय में कांग्रेस में ऐसे तीखे तेवर वाले नेताओं की भारी कमी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ना तो कांग्रेस केरल, आंध्र प्रदेश, दिल्ली और तेलंगाना जैसे राज्यों में मुस्लिम आरक्षण के प्रयास करती और न ही कर्नाटक में ओबीसी का हक छीनकर उसमें मुसलमानों को शामिल करती। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो मुसलमानों के लिए आरक्षण ही आरक्षण, कांग्रेस की सरकार जहां है वहां मुसलमानों को आरक्षण देने की हर संभव कोशिश की जा रही है। संविधान को ताक पर रख करके, नियमों को ताक पर रख करके कांग्रेस अपना प्रयास करना छोड़ती नहीं है, क्योंकि तुष्टीकरण के कारण ही कांग्रेस की पहचान बनी हुई है और कांग्रेस का जो भी अस्तित्व है शायद इसी के कारण बचा हुआ है। करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए, उनसे मैं आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ डॉक्टर संजय कछवाहा हैं, हिंदू विचारक हैं, शहर नकवी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हैं। डीके दुबे अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के और ऐसी विषयों पे बहुत अच्छी समझ रखते हैं। और इंजीनियर कमलेश हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ से। और सभी मेहमानों का स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं इंजीनियर कमलेश जी से करना चाहूँगा। कमलेश जी, क्या आवाज़ मिल रही है आपको? क्या मेहमान सारे जुड़ गए हमारे साथ? सभी मेहमानों का स्वागत है। मुझे लगता है कि कमलेश जी जो है शायद अभी नहीं जुड़ गए। डीके दुबे जी, सबका स्वागत है। लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत अगर कमलेश जी, अगर आपको आवाज़ मिल रही है मेरी? आ रही है मुकेश जी। जी जी कमलेश जी, ये जो बात हम लोग आज कर रहे हैं, ये बात आपको भी पता होगी कि हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो बात कही है उस पर तो चर्चा चल ही रही, लेकिन एक जो चर्चा आज शुरू हुई है कि कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए सभी सीमाएं जो है वो लांघ रही हैं। और न्याय पत्र में भी आपने 50% का जो कैप जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया था उसको हटाने की बात कर रहे हैं कि सरकार अगर आप आएगी तो आप उस कैप को हटा देंगे, उस कैप को हटा करके आप करेंगे। उसके बाद महाराष्ट्र में ओबीसी कैटेगरी में आपने पूरे मुसलमानों को रख करके एक अलग ही नई परिपाटी शुरू कर दी। हालांकि जो ओबीसी आयोग है उसने विरोध किया है, लेकिन उस विरोध का कोई फर्क पड़ता नहीं दिख रहा है। क्या आपको लगता है कमलेश जी की मुसलमानों को ही सब कुछ दे करके ही देश चलाया जा सकता है, या कांग्रेस जो है फिर से देश में मुगलिया शासन वापस लाना चाहती है? बिल्कुल मुकेश जी, आपने विस्तार पूर्वक कहा कि देश आज से 100 साल पहले या 70 साल पहले किस स्थिति में था। आपने सारा पूरा इतिहास का बखान किया, उस पे हमको नहीं जाना है। लेकिन आज देश जिस दौर से गुजर रहा है, हम लोग उसकी चर्चा नहीं करके हिंदू मुस्लिम इस पे हम लोग आज डिबेट कर रहे हैं। खुशी की बात है। मैं कहना चाहता हूं कि देश का आज दुर्भाग्य है कि जो कल तक सबका साथ सबका विकास की बात करते थे, वही पार्टी आज अल्पसंख्यक बहुसंख्यक हिंदू को अल्पसंख्यक मुस्लिम से डराकर अपनी रोटी सेकना चाह रही है। तो इससे तो स्पष्ट है कि देश जिस स्थिति पे आके खड़ा कर दिया गया है, पिछले 10 सालों से बीजेपी की सरकार यहाँ पे है। उस समय देश में न मुस्लिम वर्ग का कुछ ऐसा था, न हिंदू वर्ग में कुछ था। लेकिन आज जो स्थिति आप लोग जो जितना दिखा रहे हैं इतिहास, वो कहीं ना कहीं समझ में आता है कि देश की जनता अभी इस स्थिति में क्या बोलेगी। वर्तमान में जो भी होता है ना, इसमें इतिहास की एक बहुत बड़ी भूमिका है।
और इसकी बिल्कुल। नींव जो है तो उसी समय रखी गई थी और इसीलिए आज बिल्कुल तो मुकेश जी, इसका प्रस्फुटन हो रहा है, आज तो लोगों के सामने आ रहा है। दुर्भाग्य है कि 10 साल आपने भी सरकार कंटिन्यू किया, लेकिन उस इतिहास में आप संशोधन नहीं किए, आप उस इतिहास से सीख नहीं लिया आपने। तो ये तो आपकी कमजोरी आप बता रहे हैं। इसमें इसमें कांग्रेस पार्टी या फिर इंडिया गठबंधन अभी कहीं नहीं है। इस 10 सालों में सिर्फ आप हैं, आपका चेहरा है और मोदी, आदरणीय मोदी जी का चेहरा है। इसमें कहीं से कांग्रेस नहीं आती है, लेकिन वही स्थिति जो बनी हुई है। चलिए ठीक है, अभी आप इसका आप जो कह रहे हैं वो समझ गए। डीके दुबे जी हमारे साथ हैं, एक बार मैं उनके विचार जानना चाहूँगा। दुबे जी, क्या आपको लगता है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की ये पराकाष्ठा इस बार न्याय पत्र में पार कर ली गई है? जो इतिहास के पन्ने से जो हमने कहा कि लियाकत और नेहरू के बीच में जो पैक्ट हुआ था, उसमें भी जो ड्राफ्ट पहले तैयार किया गया था उसमें भी मुसलमानों को आरक्षण देने की बात कही गई थी। क्या ये शुरू से ही साजिश चल रही है मुसलमानों के हाथ में सब कुछ सौंप देने की? आपकी आवाज नहीं आ रही, लगता है अनम्यूट करना भूल गए। जी, जी मैं कह रहा हूं जी कि जो आपने इतिहास बताया जी। उससे पहले का भी एक इतिहास है। हम्म। और उससे पहले का इतिहास ये है कि देश में जो पहली सरकार बनी नेहरू जी के नेतृत्व में, वो सरकार सर्वदलीय थी, राज्यों से जो लोग चुनकर आए थे उनकी थी। तो वो कांग्रेस की सरकार नहीं थी एक्चुअली। लेकिन उस समय क्या हुआ कि मुस्लिम लीग के भी सदस्य थे और 80 सीटें देश में रिजर्व थी। उन 80 सीटों पर कांग्रेस भी लड़ी थी और उन 80 सीटों पर मुस्लिम लीग भी लड़ी थी। 4 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, 76 सीटों पर मुस्लिम लीग जीत कर आई थी। और मुस्लिम लीग ने यह घोषणा कर दी कि हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हो गया था, पार्टीशन अभी हुआ नहीं था, पार्टीशन का अभी सही से खाका भी तैयार नहीं हुआ था और कोई घोषणा नहीं हुई थी। 3 सेशन में मुस्लिम लीग आई ही नहीं। लेकिन जिस दिन माउंटबेटन ने यह घोषणा करी कि हम पार्टीशन करने को तैयार हैं और अब भारत और पाकिस्तान नाम के 2 देश बनाए जाएंगे, तो मुस्लिम लीग के सभी सदस्यों को पाकिस्तान जाना था। लेकिन मजे की बात यह है कि 27 मुस्लिम लीग के सदस्य अभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में थे, बाकी पाकिस्तान चले गए। और जो 4 कांग्रेस की सीट पर जीत कर आए थे उनमें भी गफ्फार खान चले गए थे, यानी कि 3 ही बचे थे और 27 सदस्य मुस्लिम लीग के यहां थे। मजे की बात यह है कि उस समय का नेतृत्व कर रही सरकार ने यह ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगाया कि जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान मांग रही है और उसने आंदोलन कर दिया, वो किसी प्रकार से इसमें पार्टिसिपेट करने को तैयार नहीं है। उसके 27 सदस्य आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्यों हैं? वो 27 सदस्यों को रखने का श्रेय किसको जाता है? वहां से कहानी शुरू होती है। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 27 सदस्य हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेकुलरिज्म या वो जो आर्टिकल 44 है उसको फंडामेंटल राइट की तरह बनाना चाहते थे डॉक्टर अंबेडकर, लेकिन इतना विरोध हो गया कि साहब इसको रिट प्रिंसिपल डाल दिया। मजे की बात यह है कि तुष्टीकरण वहीं से शुरू हुआ और वो जो तुष्टीकरण वहां से शुरू हुआ वो आज तक बदस्तूर जारी है। जारी क्यों है कि आप सोचिए कि पाकिस्तान मिलने के बावजूद भारत में शिक्षा मंत्री लगभग उस सरकार के समय पर सारे मुस्लिम थे, बिल्कुल। और वो आरक्षण की व्यवस्थाएं कर रहे थे। नतीजा ये निकला कि भारत में जो यूनिवर्सिटी थी, एएमयू जैसी, जामिया मिलिया जैसी, जो कि अब राष्ट्रीय यूनिवर्सिटी बन जानी चाहिए थी, वो माइनॉरिटी की यूनिवर्सिटी नहीं रहनी चाहिए थी क्योंकि पाकिस्तान बन चुका था। उसको माइनॉरिटी का स्टेटस देना और बाकी यूनिवर्सिटियों को माइनॉरिटी का स्टेटस देना, ये उस समय की चाल थी या उस समय इग्नोरेंस थी, दोनों में से कुछ भी कह लीजिए। यहां से शुरू हुई कहानी। और वो वक्फ बोर्ड बनाना, आप सोचिए कि 10.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का पाकिस्तान ले लिया और पाकिस्तान लेने के बाद जो हिंदुस्तान में मुसलमान रहता था उस प्रॉपर्टी पर बहुत बड़ी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड के अंडर में दे दिया। और उसके अलावा जो लोग यहां रह गए उनमें जब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट बना तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में जो प्रावधान रखे उस समय की सरकार ने वो ये रखे कि जो लोग पाकिस्तान चले गए हैं उनको डेड मान लिया जाए और जो रह गए हैं उनको सक्सेशन कर दिया जाए। तो आप सोचिए कि अगर पिता पाकिस्तान चला गया और बेटा यहां रह गया तो उसको ये संपत्ति मिलेगी, पिता को पाकिस्तान की संपत्ति मिलेगी। तो आप बताइए कि कौन सी प्रॉपर्टी पाकिस्तान बनने के बाद भी हिंदुस्तान अभी उन्हीं के कब्जे में बहुत बड़ी प्रॉपर्टी रह गई।
ये बिल्कुल उस समय बिल्कुल डीके दुबे जी, मुझे लगता है कि ये जो मुस्लिम के पीछे जो 4 लोग जो हैं वो काफ़ी ऑर्गेनाइज्ड थे और काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से सारी चीज़ों को कर रहे थे, और मुझे लगता है कि उसके अगेंस्ट में जो लोग थे जो इनको बचाने वो उतने ऑर्गेनाइज नहीं थे, तभी ये इस तरीके की चीज़ें जो है सामने होती रही और हम लोग चुपचाप देखते रहे, और अब जाकर के किस्तों में धीरे धीरे चीज़ें सामने आ रही हैं तो उनका विरोध किया जा रहा है। डॉक्टर संजय कछवाहा समस्या जी। वो नहीं, जी मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। समस्या वो नहीं है जी। कि उनको ऑर्गेनाइज थे, समस्या ये थी कि सरकार किसके लिए थी, सरकार कानून किस लिए था, कानून में आपने छूट दी ना, आपने जो पॉलिसी अपनाई उस पॉलिसी की वजह से वो सब समस्याएं आई ना। आप पॉलिसी सरकार में भी तो वही लोग थे ना सर, सरकार में भी तो वही लोग थे, वो तो सरकार में अपने लोगों को रखे हुए थे। डॉक्टर जी संजय कछवाहा जी क्या कहेंगे आप, जो डीके दुबे जी कह रहे हैं उन्हीं की बात को आगे बढ़ाते हुए आप क्या कहेंगे? राम राम, जय श्री जय राम श्री सभी मुकेश कुमार जी और सभी मेरे सह पैनलिस्ट लोग। मुकेश कुमार जी, इसमें ना लोगों की थोड़ी सी पढ़ाई कम होती है, फैक्ट्स कम जाते हैं। नंबर 1 जो आपने हिस्टोरिक दिखाया, लियाकत अली खान, ये तो पाकिस्तान के निर्माता थे और उनके साथ नेहरू ने अगर अकॉर्ड किया था, नेहरू भी ना इलेक्टेड थे ना सिलेक्टेड थे। आपको पता होगा तो भारत में जब उन्हें प्रधानमंत्री बनाया गया तब वो भारत की तरफ से इलेक्टेड नहीं थे, बिल्कुल, और ना ही कांग्रेस की समिति में प्रधानमंत्री के लिए सिलेक्टेड थे। वहां पर तो सारा वोटिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल और पट्टा भाई सीतारमैया को हुआ था, इनको जीरो मिला था। तो ये दोनों लोग देश की तरफ से नहीं थे, ये सिर्फ कांग्रेस के लोग उनके लीगल पिता अंग्रेजों के कहने पर यह सब कर रहे थे, इसे ध्यान में रखिएगा। क्रमांक 2 ये ध्यान में रखिएगा मुकेश कुमार जी कि भारत के संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने यह स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि केवल भेद ऊंच नीच हिंदू समाज में होता है और इसलिए रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं के लिए है। यानी अगर कोई भी जाति और उसके आगे ब्रैकेट में हिंदू होता है तो ही भारत के संविधान के अनुसार आरक्षण का लाभ पा सकता है। जिसके सामने हिंदू नहीं है वो आरक्षण मिलने के लिए योग्य ही नहीं है, यह खुद बाबा साहब अंबेडकर और भारत का संविधान कहता है। लेकिन पहले कांग्रेस ने नवबौद्धों के लिए एक तरीके से एक संविधान संशोधन किया, और अभी मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री थे और सुपर सीएम इटालियन सोनिया एंटोनियो माइनो थी। उस समय एक रंगनाथ मिश्र नाम का आयोग बनाया गया और जिसके रिकमेंडेशंस के ऊपर मुस्लिम और क्रिश्चियनों को भी आरक्षण का लाभ दिया जाने लगा। मुझे लगता है कि वर्तमान सरकार ने तुरंत प्रभाव से रंगनाथ मिश्र आयोग की रिकमेंडेशंस को कैंसिल करना चाहिए, क्योंकि वो रिकमेंडेशंस डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है। और आपने एक महाराष्ट्र की बहुत अच्छी याद दिलवाई थी। यहां पर महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकारों ने सिर्फ ओबीसी में मुसलमान नहीं है, यहां पर तो वनवासी जनजातियों में, आपको मैं बहुत बड़ा एक उदाहरण देता हूं। यहाँ पर तड़वी भिल्ल नाम की एक एसटी जनजाति यहाँ पर रहती है उत्तर महाराष्ट्र में, उनको कन्वर्ट किया गया और वो तड़वी पठान बन गए। तो वो तड़वी पठान को भी एसटी का रिजर्वेशन दिया जाता है, जो भारत के वनवासी समाज के ऊपर बहुत बड़ा अन्याय है। मुझे लगता है कि ये दोनों बातें कांग्रेस सिर्फ उनके अंग्रेज मालिकों को और अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति के लिए करती है। अंतिम बिंदु बताता हूं मुकेश कुमार जी, आने वाले समय में अगर कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है तो कृपया 2 बातों को याद रखें। ये बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के खिलाफ है और इसलिए कांग्रेस संविधान और अंबेडकर के खिलाफ जाने का प्रयास कर रही है। और अंतिम बात ध्यान में रखिएगा, मुसलमान कहते हैं कि उनके अंदर कोई ऊंच नीच नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, तो वो आरक्षण मांगते क्यों है? और वो न मांगते हुए कांग्रेस देती है तो वो कितना और गिरेगी, कितना तुष्टीकरण करेगी। एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश देने के बाद भारत के और बहुत सारे पाकिस्तान बनाने का ये राष्ट्रद्रोही प्रयास है और सारा हिंदू समाज और राष्ट्रभक्त इसके प्रखर विरोध में है। बिल्कुल, मेहताब उस्मानी मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सारी चर्चाओं को भी सुन रहे हैं। और मेहताब, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि जिस तरीके से मुस्लिम आरक्षण को लेकर के चर्चा चल रही है और कांग्रेस जिस तरीके से आरक्षण देने की हर सीमा जो है
हर कानून को ताक पर रख करके मुसलमानों को आरक्षण देने के लिए तत्पर दिख रही है। क्या आपको लगता है कि मुसलमानों को आरक्षण देना, जैसा कि संजय जी कह रहे हैं कि ये अंबेडकर के संविधान का अपमान है, फिर भी आप लोग इसके लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं? और दलितों के हक को मार करके अगर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाता है तो क्या मुसलमान को यह आरक्षण मंजूर होगा? मेहताब जी, आपकी आवाज़ नहीं पहुंच रही है। आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है, अब आ रही है। कांग्रेस की सरकार कितनी रही है, तो तब मुस्लिमों को आरक्षण क्यों नहीं दिया? तब तो कोई आरक्षण नहीं था मुस्लिमों के लिए, और अभी भी मैनिफेस्टो में कोई आरक्षण की बात नहीं है। ये अपनी तरफ से बनाई हुई एक बात है। अरे अब तो छोड़ दो हमारा नाम लेना, अब तो इलेक्शन में हमारे नाम पे जीतोगे क्या इस बार भी? नाम लेना छोड़ दो हमारा। और ये बताइए, आप कांग्रेस के मैनिफेस्टो की बात तो करते हैं, लेकिन बीजेपी के मैनिफेस्टो में मुस्लिम के लिए कुछ है? कुछ दिया है बीजेपी ने मुस्लिमों के लिए अपने मैनिफेस्टो में? वो बताइए मुझे। आप थोड़ा पीछे आ जाएंगे तो कैमरे में दिखेंगे आप। हाँ, जी। कांग्रेस पे तो आप सवाल उठाते हैं, लेकिन आप अपने मैनिफेस्टो में क्या दे रहे हैं? क्या दे रहे हैं? मैंने अपने मैनिफेस्टो में कुछ आरक्षण है? चले आरक्षण नहीं, छोड़िए, कोई विशेष ऐसी वो है जो मुसलमानों के लिए आप दे रहे हो अपने मैनिफेस्टो में? नहीं। बीजेपी के कोई लोग तो यहाँ नहीं है, लेकिन जो सबके लिए है वो मुसलमानों के लिए भी है, कोई अलग से तो किसी के लिए है नहीं। तो धर्म के आधार पे तो कुछ है नहीं। एक पार्टी जिसने मैनिफेस्टो में ये लिखा भी नहीं है, आप उसको टारगेट बना के ये कैसे नहीं लिखा हुआ? मैं आपको बताता हूँ ना कहाँ लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ कहाँ। नाम पे कब तक वोट मांगते रहोगे? आप उस्मानी जी, आपने न्याय पत्र पढ़ा है कांग्रेस का? कांग्रेस का न्याय पत्र पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है। उसमें कहीं नहीं लिखा मुस्लिम शब्द नहीं लिखा हुआ है। शब्द तो नहीं लिखा हुआ है, लेकिन शब्द के पीछे की कहानी जो है वो तो लिखी हुई है ना। उसे 50% आरक्षण के कैप को हटाने की बात कही गई है। किसके लिए कही गई है? उसमें खान पान की आजादी की बात कही गई है, पोशाक पहनावे की आजादी की बात। क्या? मैंने भी पढ़ा है। आप मुस्लिम शब्द दिखाइए, उसमें जो लिखा है वो आपको भी पता है और मुझे भी पता है क्या लिखा है। शब्द तो लेकिन आप उसको घुमा के जो ना घुमा फिरा के हमारे यही घुमा फिरा करके कांग्रेस ने वो न्याय पत्र में लिखा है, जो आपको लगता है कि नहीं, लेकिन पूरी जनता देख रही है। खान पान की बात कही गई है, किसके बारे में कही गई है? पोशाक की बात किसके बारे में कही गई है? आप ये बताइए, कांग्रेस ने जो कहा है कि खान पान समझती है कि आप घुमा फिरा के क्या कहना चाहते हैं, ठीक है ना? जनता को समझाने की जरा आप चेहरा तो दिखाइए। उस्मानी जी, थोड़ा पीछे आ जाइए, कैमरे में आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, कट रहा। अब दिख रहा है। अब जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात की गई है प्रॉपर्टी की, वो किसके लिए कही गई है? जो मोदी जी जो कह रहे हैं, जो आरोप लगे, तो आकर के सफाई देना चाहिए ना कांग्रेस को। कांग्रेस सफाई तो जब देगी ना, जब इस शब्द का इस्तेमाल करेगी। जब मुस्लिम शब्द का उसने इस्तेमाल ही नहीं किया तो कांग्रेस सफाई क्यों दे? आप ये बताइए, सफाई दे क्यों? जो बातें कहीं नहीं जाती है राजनीति में, वही प्रमोट कर रहे हैं उसको। जो बातें कहीं नहीं जाती है उस्मानी जी, वो आप भी जानते हैं, वो आप भी जानते हैं कि राजनीति में कोई भी चीजें सीधे नहीं कही जाती। सफाई क्यों दे वो? ठीक है, बात के लिए सफाई क्यों दे? चलिए, मैं डीके दुबे जी के पास, डीके दुबे जी के न्याय पत्र में दिखा दीजिए मुस्लिम शब्द का कहीं उपयोग हुआ है तो मैं मान लूं आपकी बात। मुस्लिम शब्द का उपयोग भी नहीं हुआ, मुस्लिम शब्द का उपयोग भले ही ना हुआ हो, लेकिन सारी चीजें मुस्लिमों के लिए की गई है, दिखाई दे रही है पूरी तरीके से। उनका जो संवैधानिक न्याय जो उनका सेक्शन है, मुकेश कुमार जी, इनके लिए तो कांग्रेस के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने स्पष्ट तरीके से घोषणा की थी ना कि देश के सभी संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। क्या ये भी इनको सुनाई नहीं दिया था? कांग्रेस तो पहले दिन से ही चाहती है ना। उन्होंने ये कहा था अल्पसंख्यकों का है, ना कि मुसलमानों का है। आप अच्छी तरीके से अभी गलत बयानी नहीं कीजिए। पार्लियामेंट में समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये तो ध्यान में रखिएगा ना, भारत का अब इस इलेक्शन में मुसलमानों का नाम लेना छोड़ दो। अब आप सत्ता से जाने वाले हैं, अब तो हमारा पीछा छोड़ दो। बाद में भी कांग्रेस आप अपने दम पे लड़ो ना इलेक्शन, अब हमारे दम पे क्यों लड़ते हो? माइनॉरिटी के रिसोर्सेज की बात आपको जो है ना प्रचार के लिए मुस्लिमों को रखना चाहिए था। और हमें बड़ा अच्छा इलेक्शन रहेगा आपका। क्या कांग्रेस की ही कमेटी ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को मान्यता नहीं दी थी? क्या 14-15 लोगों को ये अधिकार था? उन्होंने ही मुसलमानों के लिए पाकिस्तान बनाया। सर, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान नहीं गए थे? क्या नवाज शरीफ नहीं मिले थे? बनाई और बनना जरूरी था। मुसलमानों कांग्रेस ने बांग्लादेश बनाया, वो भी जरूरी था बनना।
कांग्रेस बताइए। के नेता ठीक है, चलिए, मैं अगर अगर कांग्रेस को ऐसा कुछ करना होता तो कितने सालों सत्ता में रही है, कर देती। नहीं तो कर ही दिया, धीरे धीरे कर ही रही थी और उनको रोका गया। जिस तरीके से अभी बताया कि पैक्ट में भी इसी तरह की कोशिश की गई थी मुसलमानों को आरक्षण देने की। अभी कर्नाटक में ओबीसी के कैटेगरी सारे मुसलमानों को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया गया। मुझे लगता है ये सारी टिकेगी नहीं। 5 बार कोशिश की गई मुसलमानों को धर्म के नाम पे आरक्षण देने की, कोर्ट में जाकर के सारी चीजें जो जाकर के बदली, वहां पर कोर्ट अगर नहीं होता तो शायद नहीं होता। वक्फ बोर्ड को भी सबसे बड़ा जमीन का मालिक भी तो कांग्रेस की, बिल्कुल। अभी पिछली बार ही तो सरकार को आचार संहिता लगने के बाद प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने दिल्ली की सबसे बड़ी बड़ी हजारों करोड़ की प्रॉपर्टीज इलीगली उनके ट्रस्ट के कब्जे में थी, मस्जिदों के और दरगाहों हमने स्क्रीन पे सबके सामने है ना। बिल्कुल उस्मानी जी, मैंने स्क्रीन पे आपको मनमोहन सिंह जी का वो पूरा जो बयान है वो आपको दिखा दिया है, उसमें उस सेक्शन को भी दिखा दिया है जो उन्होंने कहते हैं मुस्लिमों को विकास और सम्मान में भागीदारी मिले, संसाधन पर पहला हक उन्हीं का होना चाहिए, इस तरीके से कहा गया था। और ऊपर में अल्पसंख्यक का जिक्र था। सबको पता था कि ये किस तरीके से कहा गया है, बहुत ही स्मार्टली कहा जाता है ताकि जो सीधे तौर पे जो है मुस्लिम के नाम नहीं लिया गया, लेकिन इंगित मुस्लिम को स्मार्टली आप दिखा भी रहे हैं। हाँ, स्मार्टली हमने जो है हम तो वही दिखा रहे हैं, जो है हम तो वो दिखा रहे हैं। स्मार्टली तो आपने कहा है, जिस तरीके से न्याय पत्र में भी आपने जो बातें कही है वो भी बड़ा स्मार्टली कहा है। कहीं भी मुसलमान का जिक्र नहीं है, लेकिन सारी चीजें मुसलमानों को ही टारगेट करके कहा है आपने। उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने किया क्यों नहीं? क्योंकि उसके बाद से सरकार चली गई थी। चलिए ठीक है, मैं एक बार, ठीक है, इस पे चर्चा बहुत हो गई है, मैं इस पे चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मैं इस पे चर्चा करेंगे जब सरकार थी सत्ता में थी, जब कांग्रेस सत्ता में कांग्रेस उन्होंने बयान दिया है। मैं इस पे उसके बाद दिया ही, इंटरनली सारी चीजें हो ही रही थी, सबसे तो मुस्लिम के हिसाब से ही हो रहा था। डीके दुबे जी हमारे साथ है। डीके दुबे जी, ये जो आरक्षण की सीमा को 50% का कैप जो सुप्रीम कोर्ट ने लगाया, उसको हटाने का वादा कांग्रेस ने अपने न्याय पत्र में कहा, क्या आपको लगता है कि ये चीजें हो जाएंगी? क्या इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत पड़ेगी? या बिना संविधान संशोधन किए तो 4 बार कोशिश करा लेकिन वो तो हुआ नहीं, क्या इसके लिए संविधान संशोधन आवश्यक है अगर कांग्रेस इस वादे को पूरे करना चाहती है तो? नहीं, संविधान संशोधन करना तो आवश्यक है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट जो ये कह चुका है कि आरक्षण की लिमिट 50% से ऊपर इस शर्त पर नहीं हो सकती कि देश की इफिशिएंसी पर फर्क पड़ेगा। अब यहाँ पर जब 10% आरक्षण की बात की जाती तो जो अनारक्षित लोग थे उनके अंदर की बात है, वो कोई नया आरक्षण बढ़ाने की बात नहीं। तो यहाँ पर अगर आप कैप हटाएंगे और नया आरक्षण डालेंगे और कैप नहीं हटाएंगे और आरक्षण डालेंगे तो ओबीसी एससी एसटी का ही आरक्षण कहीं ना कहीं जाएगा। बिल्कुल, आरक्षण तो 50% के अंदर ही रहेगा। अब वो कोई नॉन ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी तो जनरल कैटेगरी तो है नहीं। बिल्कुल, आरक्षण मांगेंगे तो उसके अंदर ही मांगेंगे। तो यहाँ पर सवाल ये पैदा होगा कि आप इस प्रकार का प्रॉमिस कर रहे हो जबकि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट बिल्कुल क्लियर हैं। तो ये कैसे संभव है? दूसरी बात ये भी है कि कोई भी संवैधानिक संशोधन मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं हो सकता, और मूल ढांचे में ये कह रहा है कि कोई भी ऐसी गतिविधि सरकार नहीं कर सकती आरक्षण के विषय में खास तौर से जो देश की इफिशिएंसी पर खतरा पैदा करे, देश की इफिशिएंसी जिससे कमजोर हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम 2 भाई हैं और एक भाई के 20 बच्चे होते हैं और एक के 2 होते हैं, अगली पीढ़ी में टोटल 22 हो गए, तो क्या दोनों की संपत्ति मिलाकर 22 में बांटनी चाहिए या एक की संपत्ति 1/2 और दूसरे की संपत्ति 1/20 1/20? अब 1/20 वाला ये कह रहा है कि साहब ये भी हमारे ही चचाजात भाई हैं और इनके पास 1/2 है और हमारे पास अब 1/20 है, इसको इक्वल करिए क्योंकि बच्चे तो हम भी इसी परिवार के हैं। तो क्या ये सही है? अब आप डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वलिटी अमंग इक्वल्स हो सकती है, इक्वलिटी अमंग्स अनइक्वल्स नहीं हो सकती। यानी कि जो बराबरी के साथ एक ही व्यवस्था में कायम हो उनके साथ तो इक्वलिटी हो सकती है, लेकिन जब 20 बच्चे पैदा करेंगे, 4 निकाह करेंगे, तो कैसे इक्वलिटी हो सकती है एक ही परिवार के बच्चों के साथ कि आप टोटल प्रॉपर्टी लगाकर 22 हिस्सों में बांट दें? जो कांग्रेस कह रही है वो यही कह रही कि हम इस पर दोबारा सर्वेक्षण करेंगे, हम इस पर दोबारा जाएंगे और ये देखेंगे किसके पास कितनी संपत्ति है। शादी के बाद से 4 पीढ़ियां हो गई हैं और उन 4 पीढ़ियों में अगर 10 गुना या 5 गुना आबादी भी बढ़ती चली आई तो आप समझिए एक परिवार में 400 लोग हो गए हैं, दूसरे परिवार में भी 20 हो पाए हैं।
जो इस परिवार में 20 हो पाए हैं उसकी 47 की संपत्ति 1/20 मिलेगी, बिल्कुल। और जिसमें 400 हो गए उसमें 1/400 मिलेगी। अब वो 400 वाला ये कहता है कि हमें 1/20 वाले में इक्वलिटी दो, क्यों? क्योंकि मेरे पास तो साहब इनके पास 20 बट गुना गए। ज्यादा संपत्ति। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे पॉसिबल हो सकती है? अब आप ये कहते कि नहीं साहब हमने भी 2 ही बच्चे पैदा करे और हमने भी एक ही निकाह किया, हम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के हिस्से थे, तब तो समझ में आता है कि भाई इनइक्वालिटी को एक बार देखा जाए कहां चूक रह गई। लेकिन जब साफ साफ दिख रहा है कि आप मान नहीं रहे हो और उसके बाद कहते हो नहीं अब इनके पास संपत्ति ज्यादा वो तो हमें मिलनी चाहिए, ये कांग्रेस कह रही है अपने घोषणा पत्र में कि हम ये करके और संपत्ति डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसका क्या मतलब निकलता है? कोई उसमें मुस्लिम शब्द इस्तेमाल करे या ना करे, इसका मतलब क्या निकलता है ये बताइए। लेकिन राहुल गांधी जी अभी सफाई दिया है, उन्होंने कहा है कि नहीं मैंने एग्जीक्यूट करने की बात नहीं की, मैंने केवल डेटा जमा करने की बात कही, मैं केवल देखना चाहता हूं कि किसके साथ अन्याय हुआ है किसके साथ न्याय हुआ है। वो अब जो है लगता है विरोध के बाद जो है संभल गए हैं और लगता है कि संभल करके बयान तो दे। सबसे पहले उनको ये कहना चाहिए कि 3% आबादी 20% कैसे हो गई ये पता करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। एक चीज और मैं जो जी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ है कमलेश, मैं जानना चाहूँगा अभी कर्नाटक में आपकी पार्टी ने जो ओबीसी में मुस्लिम सेक्शन को पूरा डाल दिया है, तो क्या दलितों का जो अधिकार है वो आप लोग मुसलमानों को देने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं? क्या दलितों का जो आरक्षण का जो कोटा है वही कोटा ओबीसी में उनको मिलेगा? कर्नाटक का भौगोलिक जो भी वहां पे स्थिति है उसके अकॉर्डिंगली उसको उसमें डाला गया है, तो इसमें कहीं से नहीं लगता है कि वहां का जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली उसको डाला है। बिहार में ऐसा नहीं है तो नहीं डाला गया, झारखंड में ऐसा नहीं है नहीं डाला गया। बिहार में ऐसा नहीं है इसलिए नहीं डाला क्योंकि बिहार में आपकी सरकार नहीं है, सरकार होती तो आप वहां भी करते, आप बिहार में डाल कैसे सकते हैं? झारखंड में आप डाल नहीं सकते, झारखंड में आप जो है नहीं सबका परिवेश अलग है। यदि यही बात है हाँ। तो ऑल ओवर इंडिया में भी इस तरह का परिवेश हर जगह चेंज नहीं करना तो आप चाह ही रहे हैं, आपके न्याय पत्र में तो दिया ही हुआ है, करना तो आप चाह रहे हैं ना। बिल्कुल, वो तो आज से नहीं, स्वतंत्रता के बाद से वही तो मैंने लियाकत नेहरू पैक्ट में भी वही था। न्याय पत्र अभी जो है अनइक्वलिटी की बात हो रही है, डीके दुबे जी ने कहा, तो अभी अडानी जी की संपत्ति जो है उनका वेल्थ जो है 63% बढ़ गया, अंबानी जी का 48% बढ़ गया और आम जनता का 5% हो गया। तो गरीब और गरीब होता जाएगा, अमीर और अमीर होता जाएगा। 25 ऐसे पूंजीपतियों को जो है जो देश का सारा आप दे दीजिए, सारा खजाना दे दीजिए, बाकी आदमी जो है गरीबी रेखा से आऊंगा दुबे जी के पास आऊंगा, जवाब क्या मतलब इसका मतलब क्या हो रहा है? देश में अनइक्वलिटी बढ़ते जा रही है तो भुखमरी के कगार पे तो आएगा ही देश। तो हम लोग हंगर इंडेक्स में भी आ गए हैं अब। हाँ, हंगर इंडेक्स में आ गए, 111 नंबर पे आ गए। हाँ, हमारे यहाँ तो सारे इंडेक्स में जो करते हैं उसमें पीछे ही है। डीके दुबे जी जवाब दे रहे हैं जी। इनका कहना यह है कि देश की जो कंपनियां हैं उनको ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, विदेश की कंपनियां यहां पर इन्वेस्टमेंट करें, पैसा पैदा करें और लेकर चली जाएं, और चाइना की कंपनियों से चाइना में सामान बने और भारत में बिके। भारत की कोई कंपनी ग्रो नहीं कर सकती, भारत की कंपनी कोई यूनिकॉर्न नहीं बननी चाहिए, भारत की कंपनी कोई बड़े लेवल पर आनी नहीं चाहिए, क्योंकि इनको इनइक्वालिटी दिखाई पड़ती है। हाँ। इनको इनइक्वालिटी क्या जो बाहर की कंपनियां काम करती हैं उनमें दिखाई दी, जो इन्होंने हमेशा से बुलाकर रखा। चाइना के साथ ये पर्सनल एग्रीमेंट करके आए थे और वहां से सिर्फ इंपोर्ट होता था, वो नहीं दिखाई दी कि यहां से पूरी वेल्थ चली गई। यहां की कंपनी अगर ग्रो करती है, जो भारत का स्वाभिमान होना चाहिए कि भारत के लिए ये नीचता की बात है, मतलब कौन सी किस तरह की या इनइक्वालिटी की बात है? कंपनियां पूरी ले जाती हैं और हमको पैदल करके जाती हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में क्या कर गई? वो यही तो कर गई कि यहां से पूरी वेल्थ ले गई। विदेशी कंपनियां अगर भारत में आती हैं और वो यहां पर पैदा करती हैं तो वो पूरा ले जाती है, और भारत की कंपनी अगर उसको देखेगी और उसकी ग्रोथ होती है तो इनको लगता है इनइक्वालिटी। ये नहीं, भारत की कोई कंपनी ऐसी नहीं होनी चाहिए जो भारत में रोजगार जनरेट करे, जो भारत में व्यापार जनरेट करे, जो भारत में पैसा इकट्ठा करे, जो भारत में सहयोग करे, भारत को टैक्स दे। वैसी कंपनी इनको नहीं चाहिए। इनको कंपनी चाहिए जो विदेश से आएगी, पैसा कमाएगी और यहां से लेकर चली जाए और हमको उसका लाभ भी ना लेने दे, हमको दिखने भी ना दे। क्या बात करते हैं? 10 साल दुबे जी बीजेपी की सरकार रही है और उसने कितने चाइनीज कंपनियों को टेंडर दिया है भारत में? आप इसका डाटा निकाल के आप देख लीजिए बीजेपी क्या कर रही है। अरे बात उसी के तो खिलाफ बोल रही है। मैं यही तो कह रहा हूँ मुकेश कुमार जी, मैं एक छोटी सी बात जी मैं आ रहा हूँ, मैं आ जाऊंगा संजय जी, आऊंगा आपके पास। ग्रोथ नहीं होनी चाहिए, सब चाइना को दे देना चाहिए। क्या बात?
जी संजय जी कुछ बोल रहे हैं, डॉक्टर संजय जी, कांग्रेस के प्रवक्ता के महान विचार ये बताते हैं कि अगर कोई बिजनेसमैन खुद की मेहनत से, समझिए मैं एक डॉक्टर हूँ, सर्जन हूँ और मैं एक अस्पताल चलाकर मेहनत से पैसे कमाता हूँ, तो मेरे पैसे उन लोगों को मिलने चाहिए जो दंगा करते हैं, गुंडई करते हैं, छाती को बम बांधकर फोड़ते हैं, आतंकवादी बनते हैं, पाकिस्तान परस्त बनते हैं, देशद्रोही बनते हैं। मैं मेरी मेहनत की कमाई उनको डिस्ट्रीब्यूट करूं। कहां से लाते हो ये सोच? क्या आपको सचमुच में भारत के धरातल का और मतदान करने वाले लोगों के दिल का कुछ तो पता है? आप खुद देश को गर्त में ले जाना चाहते हैं, खुद तो गर्त में चले गए हो। इसी तरीके से देशद्रोहियों के साथ, पाकिस्तान परस्तों के साथ और आतंकवादियों के साथ रहेंगे तो आपको इस देश से भी बाहर निकाला जाएगा। आप जीरो हो जाएंगे, आप काल बाह्य हो जाएंगे। सारे मुस्लिम या सारे गरीब या सारे दलित, सारे ओबीसी सब जो है आतंकवादी हो गए? नहीं, उसमें दलित और गरीब कहां से आ गया? ये केवल मुसलमानों की बात कर रहे हैं, ये केवल मुसलमानों की बात कर रहे हैं जिनके लिए आप इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं ना। न्याय पत्र में जो बड़ा स्मार्टली आपने घुमा करके दिया है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे वेल्थ का, ये उनके लिए बोल रहे हैं और ये आप भी समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि आपकी मजबूरी है, आप कांग्रेस में है, तो आप इसको पब्लिकली आप इंडोर्स नहीं कर सकते, आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। फिलहाल हमारे पास वक्त की कमी है, प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करना पड़ेगा। डॉक्टर संजय कचवाहा जी आपका, डीके दुबे जी आपका, मेहताब उस्मानी जी आपका और कमल कमलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन कांग्रेस ने जिस रफ्तार से तुष्टीकरण की नीति को अपनाई है, तुष्टीकरण की गाड़ी को आगे बढ़ा रही है और सब जगह आरक्षण ही आरक्षण मुसलमानों के लिए दे रही है, उससे लगता है कि अगर कांग्रेस के हाथ में सत्ता आ गई तो फिर से देश में मुगलिया शासन जो है वो लौटते देर नहीं लगेगी और फिर से कांग्रेस का जो शासक है वो मुगलिया शासक ही कहलाएगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।